कोर्ट ने नहीं दिया। ये फैसला ये दर्शाता है कि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, एक पारदर्शिता होनी चाहिए। जो नागरिक है उसको पता होना चाहिए कि कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा किस पार्टी को गया, कितना पैसा दिया और किसने वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। ये पारदर्शिता लाई गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा। दूसरी बात ये है कि इसके द्वारा ये भी साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो बाधाएं खत्म की गई थी संशोधन की वजह से, इनकम टैक्स एक्ट की संशोधन की वजह से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट पीपल्स एक्ट की संशोधन की वजह से, कंपनीज एक्ट की संशोधन की वजह से ये जो संशोधन किया गया है ये गलत है और ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में जो संशोधन किया गया वो इसलिए किया गया क्योंकि कानून इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पहले कोई भी कंपनी जो मुनाफे में चलती है उसका 10% एवरेज मुनाफा वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती थी। अब वो लिमिट खत्म हो गई, वो बाधा खत्म हो गई। इस कानून द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द्वारा कितना भी पैसा दे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है वो भी गलत है। और तीसरा, जो रिप्रेजेंटेशन टैक्स में पॉलिटिकल पार्टीज को बताना पड़ता है कि 20,000 से कितना पैसा आया इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा, वो भी संशोधन की वजह से नहीं बताना पड़ेगा। तो तीनों चीजें सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। तो इसका मतलब यह है कि अब ये जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये जानकारी 3 हफ्ते में इस कोर्ट के फैसले के 3 हफ्ते में जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगी और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जानकारी 1 हफ्ते में अपनी वेबसाइट पे उसको शामिल करेगी ताकि देश के नागरिक को ये पता चल जाए कि कितना पैसा कौन से उद्योगपति ने या कौन से नागरिक ने दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को। और ये तो साफ जाहिर है कि सबसे ज्यादा पैसा भाजपा को मिला है क्योंकि लगभग 5 से 6 हजार करोड़ रुपया इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम द्वारा इकट्ठा किया है और उसके द्वारा इन्होंने प्रयास किया है और ये सफल भी रहे हैं कि बाकी राजनीतिक दल इनका मुकाबला। हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए। यह आपके सामने है। आज मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सबके मन में। FIR दर्ज होगी, ईडी का मुकदमा दर्ज होगा, हम प्रयास करेंगे, लेकिन जो इनका इतिहास रहा है ये इसको दर्ज नहीं होने देंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि कोई अब कानून नहीं आ सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया कि ये असंवैधानिक है तो जो पुराना कानून लागू था वही लागू रहेगा। उसमें अगर संशोधन लाना चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन ये स्कीम रद्द की गई है और इसके द्वारा जो भी पैसा कमाया है भाजपा ने, और लगभग 5 से 6 हजार करोड़ रुपया कमाया है, उसका फिर उसके द्वारा इन्होंने अपनी संपत्ति के अपने दफ्तर बनाए, शायद RSS के दफ्तर बनाए, खर्चा किया, एयरप्लेन्स में जो MLAs ले जाए गए बाकी प्रदेशों में ताकि सरकारें गिराई जाए, ये काम इन्होंने किए इसी पैसा के द्वारा। तो और इससे कोई काले धन के साथ कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि काला धन तो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो सारा वाइट का पैसा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, ये सरकार को कहना कि काले धन की वजह से, काले धन के दुरुपयोग से हम ये कानून ला रहे हैं, ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कितना काला धन यहाँ खर्च होता है, रोज खर्च होता है और इसके अलावा खर्च होता है। तो ये तो एक
इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम इलेक्शन का इसका कोई ताल्लुकात नहीं था। ये बॉन्डिंग बिटवीन कॉर्पोरेट सेक्टर और भाजपा, ये समझा जाए देश की जनता को किस तरीके से बीजेपी ने, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि कहाँ है स्कैम वो बीजेपी के खिलाफ, तो ये साबित हो गया। कहाँ है स्कैम, ये तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। और ये एक राष्ट्रीय मूवमेंट बनना चाहिए और सभी में जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो सत्तारूढ़ दल हैं उनको जितना पैसा मर्जी कोई भी दे दे और उसका पता किसी को भी ना लगे, तो वो एक गड़बड़ को हटा दिया गया है। ये जो हमारे चुनाव सुधार पहले था वो भी कोई बहुत बढ़िया नहीं था, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये जो एक नई दिक्कत 2017 में लगाई गई थी वो आज हट गई है, और इससे ये देशवासियों को मेरे ख्याल में यकीन होगा कि संविधान में अभी भी विश्वास रखना पॉसिबल है, और देश की जो सबसे बड़ी अदालत है वो कानून को एक ही तरीके से सबको अप्लाई करती है। और इसमें जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही थी, अनइवन लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई थी, उसको लेवल कर दिया गया है। और दूसरे जो वोटरों का या नागरिकों का सूचना के अधिकार का हक था कि उनको सूचना मिले राजनीतिक दलों के चंदे के बारे में, वो भी बंद हो गया था, उसको भी इन्होंने हटा दिया है। तो मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों को और ख़ास तौर पर सत्तारूढ़ दल जो हैं उनको इससे बहुत सबक मिलना चाहिए, और उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के हथकंडे अपनाने से वो देश के चुनाव व्यवस्था को अपने कब्जे में नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टीज के पास कैश में आता था, वो बताती ही नहीं थी कि किसने उनको कैश दिया है। लेकिन जो बैंकिंग चैनल्स से पैसा आता था उसके बारे में लोग जानकारी रख पाते थे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने वो जो पैसा बैंकिंग चैनल से आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, वो भी गोपनीय बना दिया। तो ये तो पूरी तरह से लेजिटिमाइज हो गई कि असीमित पैसे आते रहे पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और वो चाहे बैंकिंग चैनल से आए चाहे कैश से आए, लोगों को बिल्कुल मालूम ही ना पड़े कि कौन पैसे दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को। और ये पूरे पर्दे के पीछे काम चलता रहे, जो कि हम जानते हैं भ्रष्टाचार की जड़ रही है। किकबैक्स जो होते हैं पूरे तमाम, जो करप्शन होती है, पॉलिटिकल करप्शन है, हाईएस्ट लेवल्स पे करप्शन है, वो इसी तरीके से हमारे देश में होती आई, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से उसको पूरी तरह से लेजिटिमाइज भी कर दिया गया, जो पैसे बैंकिंग चैनल से आ रहे थे उसके लिए भी। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसमें कोर्ट ने यही कहा है कि किसी भी लोकतंत्र में ये नहीं हो सकता कि जो लोग वोटर हैं, जो सिटीजन हैं, वो ये ना जान पाएं कि किसने पैसे दिए पॉलिटिकल पार्टी को। अब से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से, और जो कमीशन है वो डिजिटल पे अलग लगती है और जो फिजिकल पे अलग लगती है। फिजिकल में ये लोग मानते हैं चेक और ड्राफ्ट। स्टेट बैंक जो है वो केवाईसी करता है, उसको पता है किसने खरीदा, और हर इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो प्रॉमिसरी नोट है उसके ऊपर एक सीक्रेट डिजिटल एक नंबर होता है जो कि यूवी लाइट में दिखता है। तो जो एनकैश करेगा बैंक ब्रांच, उसको पता है ये बिका, ये जेन्युइन है कि फॉल्ट है। तो बैंक के पास ये पता होता है किसने किया, किस पॉलिटिकल पार्टी ने किया। और दूसरा ये है कि बैंक से कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लाइक ईडी, सीबीआई कुछ पूछ सकते हैं, हमें ये नहीं पता। उसके पूछने का मतलब गवर्नमेंट को भी पता होता है। आरबीआई कहता था, पहले तो मान नहीं रहे थे, जब उसके पास बहुत दबाव डाल दिया और उनका जो आरबीआई एक्ट 51 को अमेंड कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कम से कम, क्योंकि ये करेंसी बनाना हमारा चार्टर है, हम बनाएंगे, हम छापेंगे, बेचेंगे। वो गवर्नमेंट ने नहीं माना, उन्होंने कहा हम किसी और बैंक को ऑथराइज करेंगे, तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज कर दिया, आरबीआई से वो भी छीन लिया। उसके बाद भी आरबीआई के जो गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, उन्होंने बार बार पूर्व
हमारे लेट अरुण जेटली जी को पत्र भी 2-3 लिख के, और ये सितंबर के 2017 तक लिखते चले गए। वो ये कह रहे थे कि अगर आपने करना है तो इसमें तो शेल कंपनी बन जाएंगी, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा था, कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कम से कम इसको डिजिटल डीमैट जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में जो बिकते हैं उस तरीके से बेचे जाए। सरकार ने उनके जवाब में लिखा, जो अपने सेक्रेटरी थे, कि वो तो हमारा सारा पर्पज ही खत्म हो जाएगा, हम चाहते हैं कि जो डोनर है उनका नाम सीक्रेट। तो मतलब पूरी फाइलों में एक ही चीज था, किसी तरीके से जो डोनर्स हैं, जो पैसा डोनेट करते हैं, उनका नाम बाहर नहीं आए। इसके चक्कर में उन्होंने, इसकी वजह से उन्होंने सभी लॉ बदले।